नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखने शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम लोग यहां पर लेकर आते हैं और एक्सपर्ट के जरिए उनका विश्लेषण भी करते हैं, उनको डिकोड करने की यहां पर हम लोग कोशिश करते हैं। आज भी वो सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और सभी खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रॉपर्टी मार्ट के फाउंडर सुरेंद्र खारिया सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में। नमस्कार अभिषेक जी, थैंक यू। चलिए सर से चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि आज कौन कौन सी खबरें हम लोग आज अपने शो में यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सप्लाई बढ़ने के साथ क्यों बढ़ी घरों की कीमतें। घरों की सप्लाई बढ़ी है लेकिन कीमत भी बढ़ी है, आखिर ऐसा क्यों है, उसको हम लोग आज अपने शो में समझेंगे। उसके बाद फिर जानेंगे बिल्डिंग बनाने के नियम होंगे एक समान। एफआईआर को भी लेकर अपडेट आया है, क्या नियम है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं इसमें, इसको भी हम लोग यहाँ पर टटोलेंगे। उसके बाद बात होगी 2.5 लाख प्रॉपर्टी डील्स क्यों आई इनकम टैक्स के दायरे में। कहाँ का मामला है, क्या वजह था कि ऐसा मामला सामने आया, इनकम टैक्स की रेड या फिर इसको कह लें कि इनकम टैक्स की आंच यहाँ पर क्यों आई, उसको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद फिर रुक करेंगे 2026 के Q1 यानी कि पहली छमाही में रियल एस्टेट में आया रिकॉर्ड निवेश, ऐसा क्यों हुआ है और आगे इसके क्या आसार दिख रहे हैं, क्या असर दिखेंगे, वो भी हम लोग समझेंगे। साथ में बात करेंगे फिर हम लोग घर खरीदने वालों के लिए रेरा ने क्या की नई पहल। कई सारी रेरा की तरफ से डेवलपमेंट किए जा रहे हैं जिससे कि जो बायर्स है उसको सहूलियत मिले। इस बार क्या किया गया है वो हम लोग समझेंगे। इसके अलावा और भी खबरें होंगी, उसको भी हम लोग अपने शो में टटोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। जनवरी मार्च 2026 के बीच भारत के रियल एस्टेट बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मैजिक ब्रिक्स प्रॉप इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक Q1 2026 में 13 प्रमुख शहरों में घरों की सप्लाई यानी कि नए मकान और लिस्टिंग लगभग 10% बढ़ गई है। यानी बाजार में पहले से ज्यादा घर बिकने के लिए अवेलेबल हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद घरों की जो कीमतें हैं वो भी करीब 14% तक बढ़ गई हैं। औसतन प्रॉपर्टी की कीमत करीब 14,600 प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गई है। डिमांड थोड़ी धीमी पड़ी है लेकिन सालाना आधार पर लगभग स्टेबल है। लोग ज्यादातर 2 BHK और 3 BHK घर खरीदना यहां पर पसंद कर रहे हैं। कुल मिलाकर ज्यादा सप्लाई होने के बावजूद कीमतें बढ़ रही हैं और खासकर बड़े और महंगे घरों की मांग यहां पर सबसे बड़ी वजह रही है। सर, जब सप्लाई बढ़ रही है तो कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, बल्कि कीमतें तो यहां पर थोड़ी सी घटनी चाहिए, क्या वजह लग रही है सर इसको? अब से कैसे होता है कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। सप्लाई बढ़ने से मतलब ये होता है कि कुछ मार्केट में हल्का सा ठहराव आया है जिसकी वजह से मार्केट में उतना प्रॉपर्टी का पिक नहीं है जितना कि पहले होना चाहिए था, जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो बिल्डर्स के पास में इन्वेंट्री बच रही है और बिल्डर उस इन्वेंट्री को सेल ऑफ करने के लिए अपने मार्केट में, जैसे हमने बोला कि मैजिक ब्रिक्स ने अपना एक सर्वे किया, तो मैजिक ब्रिक या डिफरेंट मॉडल्स में वो जाते हैं कि कहाँ से मार्केटिंग करें। दूसरा है कि इसकी प्राइजिंग क्यों बढ़ रही है। बेसिकली जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइजिंग पिछले जो युद्ध चल रहा है, जो हम बात करते हैं ईरान USA और इजराइल वाला युद्ध चल रहा है, उस वजह से जो रॉ मटेरियल है उसकी जो प्राइजिंग है वो 15-20% के आसपास अप हुई है। उसका इम्पैक्ट तो कहीं जो उसको यूज करेगा उस पर तो आना ही आना है और प्रॉपर्टी में रॉ मटेरियल का बड़ा इम्पैक्ट आता है, तो वो इम्पैक्ट इसलिए हमको दिख रहा है और प्राइजिंग भी इसीलिए थोड़ी सी ऊपर जा रही है। सर, ये सारे रीजंस अगर हैं तो क्या अभी सही वक्त लग रहा है आपको घर खरीदने का, या फिर अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखें? देखिए, अगर हम घर की बात करते हैं तो वो फिर सेल्फ यूज के लिए होता है जी। अगर हम बात करें जिनको आज घर महंगा लग रहा है, अगर हम 5 साल पहले भी वो घर देखने के लिए बाहर निकले होंगे तो भी जब वो हाफ प्राइस पे था या 1/3 प्राइस पे था आज से, तब भी उनको महंगा लग रहा था। और अगर वो 5 साल बाद आएंगे जब डबल और ट्रिपल हो चुका होगा तब भी उनको महंगा लगेगा। सो अगर आपको घर खरीदना है तो घर खरीदिए और अपनी मस्ती से ज़िंदगी गुजारिए। घर तो कभी भी जब आपको लेना है, अपने लिए लेना है, लीजिए। सर, लेकिन क्या लग रहा है, जैसे कि इसमें बताया भी गया है कि 2 BHK और 3 BHK और लग्जरी सेगमेंट की मांग जो है वो कीमतों को ऊपर यहाँ पर बढ़ा रही है। क्या एक रीज़न ये भी लग रहा है आपको कि कुछ और वजह भी आप यहाँ पर थोड़ा सा टटोलते हुए इसमें कुछ और देखा है आपने? नहीं, 2 BHK और 3 BHK तो बेसिक नीड है लोगों की, इससे नीचे तो कोई फ्लैट का नीड पूरी नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो कुछ अच्छे बिल्डर्स हैं, अच्छी क्वालिटी का लेके आ रहे हैं, जो डिफरेंट टाइप से एमिनिटीज़ लेके आ रहे हैं और बहुत इसमें प्रीमियम चीज़ें दे रहे हैं, तो वो हल्का सा कॉस्ट में अंतर आता है, प्राइसिंग महंगी हो जाती है। लेकिन हम बात करें तो पुराने जो सस्ते फ्लैट भी अवेलेबल हैं, लेकिन साथ में जो अच्छी क्वालिटी अगर आप देख रहे हैं तो नेचुरली आपको ज़्यादा पे तो करना ही होगा।
अच्छी क्वालिटी की अगर आप तलाश में हैं तो ऑब्वियस बात है थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है, लेकिन जो रिपोर्ट यहाँ पर कह रही है कि सप्लाई बढ़ रही है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो उसके पीछे जो रीजंस हैं सर ने यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। इस खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया ड्राफ्ट यूनिफाइड बिल्डिंग कोड यहां पर तैयार किया है, जिससे पूरे राज्य में बिल्डिंग बनाने के नियम जो हैं वो एक जैसे हो जाएंगे। अब तक अलग अलग शहरों और अथॉरिटीज में अलग नियम थे जिससे कंफ्यूजन होता था। नया नियम इन्हें आसान और एक जैसा बनाने के लिए लाया गया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो है वो FAR यानी कि जमीन पर कितनी बड़ी बिल्डिंग बन सकती है उसको ये डिफाइन करता है। FAR उसको लेकर भी कई सारी चीजें हुई हैं। अब FAR को सड़क की चौड़ाई से जोड़ा जाएगा। जितनी चौड़ी सड़क उतनी बड़ी बिल्डिंग बन सकेगी। इससे शहरों की जो प्लानिंग होगी वो बेहतर होगी, ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव कम होगा। कुल मिलाकर ये नियम निर्माण को आसान बनाएंगे, ज्यादा ऊंची और बड़ी बिल्डिंग्स को बढ़ावा देंगे और निवेश भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अधिकारियों ने बताया है कि ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, UPSIDA, यूपीडा और भविष्य में बनने वाली किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी पर लागू होगा। सर, क्या नए नियम से घर बनाना आसान होगा या महंगा हो जाएगा? इस निर्माण प्रक्रिया जो होगी वो सरल होगी या लागत यहाँ पर बढ़ सकती है? जब भी आपको अथॉरिटी से कोई प्लॉट मिलता है अभिषेक, तो उसमें एक FAR पहले से प्री डिफाइंड रहता है। अगर सरकार ने बोला है कि सर्टेन रोड पे, सर्टेन साइज की रोड पे हम FAR आपको ज़्यादा दे सकते हैं, तो वो आपको FAR परचेज करना पड़ेगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नहीं मिलने वाला। सो वो कॉस्ट तो आपको लगनी ही है। दूसरा क्या है कि जब हम लीज होल्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हम नोएडा की बात कर रहे हैं या हमने ग्रेटर नोएडा की या यमुना एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, इस तरह की कोई भी टाउनशिप है जहाँ की लीज प्रॉपर्टी रहती है, उसमें आप फ्लोर वाइज सेल ऑफ नहीं कर सकते, उसको फ्री होल्ड होना ज़रूरी है। सो बेसिकली वो बिल्डिंग आपको सेल्फ यूज के लिए ही यूज करनी होगी और आपको देखना होगा कि जितना बड़ा आप एरिया बना रहे हैं उतना बड़ी एरिया की आपकी कितनी रिक्वायरमेंट आती है। सो लागत तो बढ़ेगी क्योंकि आपको FAR की कॉस्ट देनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो देनी है, तो ये डिफरेंस तो रहेगा। सर, क्योंकि FAR को सड़क की चौड़ाई से सर जोड़ा गया है, तो क्या इससे ऊंचे इमारतें बन सकेंगी, हाई राइज अपार्टमेंट भी यहाँ पर बनेंगे? हाँ, मेन रोड्स की तरफ आपके ऊंचे अपार्टमेंट्स रहेंगे। जो पीछे 9 मीटर पतली रोड हैं, छोटी रोड हैं, उस पर आपको कम हाइट के फ्लैट मिलेंगे। नेचुरल सी बात है, अगर हम हाइट के हिसाब से, जो रोड की चौड़ाई के हिसाब से हाइट बढ़ा रहे हैं, तो वो मेन रोड की तरफ जो चौड़ी रोड होगी उसकी तरफ आपको ज़्यादा बड़े फ्लैट घर दिखेंगे और पीछे तरफ छोटे घर दिखेंगे। तो कई सारी चीज़ें इसमें होती हुई दिख रही हैं। लेकिन सर, जब ये बदलाव होगा तो क्या लग रहा है कि ज़मीन और जो घर के जो भाव हैं उसमें भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता हुआ दिखेगा और प्राइस ही हो जाएंगे और महंगे हो जाएंगे? हाँ, जो मेन रोड की प्राइजिंग है, जो इस तरह की प्राइजिंग है जहाँ की FAR ज़्यादा हो सकता है, एक फ्लोर एक्स्ट्रा निकल सकता है, नेचुरली उस प्रॉपर्टी की प्राइजिंग में डिफरेंस आएगा। वो थोड़े से ज़्यादा डिमांड में रहेंगे और लोग हल्का सा महंगा खरीदेंगे उनको। सर, क्या छोटे शहरों में भी हाई राइज का बूम देखने को मिलेगा इसके बाद? छोटे शहरों की तरफ तो लोगों को मूव करना ही होगा। बेसिकली जो प्राइजिंग जो हम देखते हैं टायर 1 सिटीज़ में देखते हैं, वो अगर हम टायर 2 और टायर 3 सिटी की तरफ देखते हैं तो वो प्राइजिंग में थोड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि वहाँ पर लैंड कॉस्ट सस्ती है और थोड़ा सा लेबर सस्ती हो जाती है, तो कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस आता है। रॉ मटेरियल तो वही लगना है, बट हाँ, टोटल ओवरऑल कॉस्ट में डिफरेंस आता है, तो उस कॉस्ट को, डिफरेंस को लोग देखते हैं और फिर अपनी चॉइस के हिसाब से फ्लैट लेते हैं। जो यहाँ पे फ्लैट नहीं ले पा रहे हैं, आज हम देखें रोड इंफ्रा इतना बढ़िया हो गया है कि अगर हम दिल्ली से, हम नोएडा से भी अगर 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर भी लेना चाह रहे हैं तो आप 20 मिनट में, 25 मिनट में, आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं। तो आप उस तरह की जो टाउनशिप्स आ रही हैं या उस तरह की जो जगह आ रही हैं जहाँ की हम हाफ एन आवर में पहुँच सकते हैं, वहाँ के जो प्राइजिंग है वो यहाँ की प्राइजिंग से बहुत डिफर हैं। सो आप नेचुरली फिर उधर आप प्रेफर करते हैं कि चलो आधे घंटे आना है तब भी आ जाएंगे और हम वहाँ पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं। ठीक है, तो कई सारे बदलाव यहाँ पर होते हुए देख सकते हैं। वैसे जो चार्ट यहाँ पर दिखाया गया यूपी में FAR बदलाव वाला, एक बार उसको दोबारा ले आइएगा जब उसको हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं कि 12 से 24 मीटर की जो रोड होगी, ये एक पैमाना रखा गया है। वहाँ पर जो FAR होगा वो 3 से 6 तक रहेगा। वही 24 से अगर 45 मीटर की रोड होगी तो उसका बेस FAR जो है वो 3 से 10.5 के आसपास रखा जा सकता है। वही 45 मीटर प्लस रोड की अगर बात करें तो बेस फेयर 3 रहेगा और कोई ऊपर सीमा इसमें नहीं रखी गई है, यानी कि इससे ऊपर भी मतलब किया जा सकता है। वही ग्रुप हाउसिंग की अगर बात करें तो बेस FAR जो है वो 3.5 अब ये रखा गया है, लेकिन संभावित बढ़ोतरी जो है इसमें 7 से 10.5 या उससे ज़्यादा भी होती हुई दिख सकती है। तो इसको भी ध्यान में रखकर आगे निवेश की रणनीति या फिर जैसे डेवलपमेंट्स होगा उसको भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में करीब 2.5 लाख प्रॉपर्टी डील्स इनकम टैक्स विभाग के जांच के दायरे में आ गई हैं।
इन डील्स की कुल कीमत लगभग 3 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। जांच इसलिए हो रही है क्योंकि इन लेन देन में पैन नंबर या तो गलत था या दर्ज ही नहीं किया गया था। पैन जरूरी होता है ताकि सरकार बड़े लेन देन पर नजर रख सके और टैक्स चोरी यहां पर रोकी जा सके, लेकिन कई रजिस्ट्रार ऑफिस ने सही जानकारी नहीं दी, जिससे शक एक तरह से यहां पर पैदा हुआ। अब विभाग पहले लोगों को नोटिस भेजकर गलती सुधारने का मौका देगा। अगर लोग जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी यहां पर लिया जा सकता है। सर, इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं आप, पहले ये बताइए। इस तरह की घटनाएं तभी होती हैं जब कोई ना कोई ऑफिसर कंप्रोमाइज हो जाता है और वो कंप्रोमाइज होके इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देता है। अदरवाइज इतनी बड़ी क्वांटिटी में इस तरह की गलतियां नहीं हो सकती हैं। हम टाइपो मिस्टेक बोलें या हम ये सोचें कि शायद मिस हो गया, ध्यान नहीं दे पाए, तो कुछ यूनिट हो सकती थी, कुछ प्रॉपर्टी हो सकती थी। बट ये तो सिंडिकेट टाइप से काम लगता है कि सारा ऐसा ही रचा गया है, ऐसा ही करने की कोशिश करी गई है। क्योंकि पैन का जो इनकम टैक्स ने काफ़ी पहले से गाइडलाइंस दी हुई हैं कि पैन होना कंपलसरी है, टीडीएस काटना कंपलसरी है, तो जो हाई एंड प्रॉपर्टी है उसमें सब चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही हैं। अगर कोई उसको मिस कर रहा है और उस पर ध्यान नहीं दे रहा है और उस पर गलती से या इंटेंशनली उसको कर रहा है तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस तरह का तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको ये देखना होगा कौन ऑफिसर्स ने ऐसा किया है और उन पे कुछ ना कुछ उनको सज़ा दे के उस पर उनको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, तो सब जगह उसका एक सिग्नल जाएगा। बेसिकली सिग्नलिंग है कि हमको ये नहीं करने देना है, लेकिन वो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ही करके कर सकते हैं। जनता को आप ज़्यादा नहीं बोल सकते। अगर वो बाकायदा प्रॉपरली पैन कार्ड से चेक करके उसको चेक कर रहे होते रजिस्ट्री से पहले, तो ये गलतियाँ नहीं होती। सर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ऑब्वियसली बात है दिल्ली एनसीआर में आता है और यहाँ पर डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस चक्कर में हो सकता है कि ऑब्वियसली बात है जैसे कि आपने इंडिकेशन भी दिया है यहाँ पर कि अंदर खाने ही कुछ ना कुछ यहाँ पर सिंडिकेट भी, जैसे कि आपने कहा कि वो हो सकता है। लेकिन सर, ये कितना गंभीर मामला है ओवरऑल दिल्ली एनसीआर के लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो? बहुत गंभीर मामला है। बेसिकली आप समझने की कोशिश करिए, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में उसको कम से कम करवाया जाए, पूरी कोशिश चल रही है। लेकिन अगर इस तरह से हम इनको अवॉइड करेंगे, इस तरह से चीज़ों को देखेंगे, तो फिर वो जो एक एफर्ट्स हैं वो सारे नलीफाई हो जाते हैं। तो इसको तो ध्यान देना होगा और ये जिम्मेदारी बनती है जो भी ऑफिसर्स बैठे हैं, रजिस्ट्रार्स बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चूक तो कम से कम उनसे ना हो। सर, आगे चलकर क्या हर प्रॉपर्टी डील पर ऐसी हो सकती है, मतलब जितनी भी मतलब अब पारदर्शिता क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी होती है और जब ये मामला सामने आ गया है तो उसके बाद क्या लग रहा है सर, और भी जितनी प्रॉपर्टी डील्स होंगी सबको एक स्क्रूटनी के लिहाज से यहाँ पर रखा जाएगा? हाँ, बस बेसिकली वो स्क्रूटनी में आपको आधार एंड पैन को आप ऐड करते रहिए, ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी उनके आधार पैन में ऐड होती रहेगी। जो लोग ले रहे हैं या जो भी बायर्स हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। प्लस अगर हम बात करें जो बायर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए, तो उनके लिए बड़ा सेफ है। अगर उनके वो आधार में दिख रही प्रॉपर्टी उनकी दिख रही है तो उनकी ओनरशिप को और रिजिडिटी मिलती है और प्रूफ मिलता है। सो वो तो इम्पैक्ट आता है, नेचुरली इम्पैक्ट आता है। वो स्क्रूटनी तो होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। सर, इस कार्रवाई के बाद वैसे क्या लग रहा है कि कीमतें घटेंगी? जो स्लो डाउन है वो शायद थोड़ा बहुत आ सकता है, क्योंकि ऐसे क्या हो रहा है कि जैसे साठगांठ की बात हुई है तो वो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जब पूरी चीज़ें थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होंगी, फ्लुएंट होंगी, आराम से होंगी और पेपर वर्क पूरा मजबूत रहेगा, तो उसके बाद क्या लगता है कि सर जो आगे चल के जो डील्स होंगी या फिर जो सेल होती है उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ सकते हैं? नहीं, इसमें इन सब चीज़ों से मार्केट में इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि जो बायर्स रहते हैं उनको ये डाउट नहीं है कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप में कुछ दिक्कत है। ये तो एक टेक्निकल ग्लिचेज हैं जो ठीक की जा सकती हैं। सो प्रॉपर्टी की प्राइसिंग में और प्रॉपर्टी के मार्केट की फ्लो में इससे तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। लेकिन ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर स्क्रूटनी होने की ज़रूरत है और जितनी भी यहाँ पर दिक्कतें आई हैं, जैसे कि अंदर ही हम लोग देख रहे हैं, सर ने भी इसके बारे में इंडिकेट किया है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर और मॉनिटर करने की ज़रूरत है ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, घर की सेल और परचेज जो है वो आसानी से यहाँ पर हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनवरी मार्च 2026 के दौरान भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश यानी कि कैपिटल इनफ्लो बहुत तेजी से बढ़ा है। सीबीआरई की रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में करीब 72% की बढ़ोतरी के साथ कुल निवेश $5.1 बिलियन यानी कि लगभग 42,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। यह पैसा मुख्य रूप से डेवलपर्स और रीट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा लगाया गया है, खासकर ऑफिस और रिटेल प्रॉपर्टी में। इससे यह पता चलता है कि निवेशकों का भारतीय रियल एस्टेट बाजार पर भरोसा बढ़ रहा है। भले ही दुनिया में आर्थिक अनसर्टेनिटी है,
लेकिन यहाँ पर दिल्ली एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा निवेश होता हुआ दिखा है। कुल मिलाकर भारत का रियल एस्टेट सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है और निवेशकों के लिए एक अट्रैक्टिव जोन यहाँ पर बना हुआ है। सर, क्या इस बढ़ते निवेश से प्रॉपर्टी की कीमतें और बढ़ेंगी? हाँ, अगर निवेश बढ़ रहा है तो प्रॉपर्टी कीमत में डिफरेंस आएगा। निवेश बढ़ने के अपने एक रीजन्स होते हैं जो बेसिकली पूरा मार्केट एजम्पशंस पे चलता है। आज हम जो युद्ध की स्थिति देख रहे हैं, आज दुबई की जो स्थिति देख रहे हैं, वहाँ से जो लोगों का मोह भंग होगा या लोगों को फिर नया डेस्टिनेशन चाहिए, कहाँ पे वो जा सकते हैं, तो वो पूरे वर्ल्ड में देखते हैं कि सिक्योर प्लेस कौन सा है, तो इंडिया उसमें से वन ऑफ दी टॉप लिस्ट में उनको आना चाहिए इंडिया को। सो लोगों का रुझान इंडिया की तरफ अपने ऑफिसेस बढ़ाने का और आगे बिजनेस करने का बढ़ेगा। तो नेचुरली कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जितने भी हैं, ऑफिस स्पेस हैं, इंडस्ट्रियल हैं, वो सब चीज़ों में ग्रोथ तो होनी है, रेटों में डिफरेंस आएगा। 72% सर रियल एस्टेट में जो निवेश है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है और मोस्टली बताया जा रहा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे हम लोग ने बोला, यहाँ पर आए हैं। आम निवेशकों के लिए भी सर यहाँ पर कोई चांस लग रहा है कि उनको भी कुछ फायदा होता है, वो दिख सकता है आगे चल के इसमें? जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा, और रिट्स के द्वारा जो छोटा इन्वेस्टर्स है उनको भी फ़ायदा होगा, क्यों नहीं फ़ायदा होगा। सर, क्या तेज़ी लंबे समय तक बनी रहेगी? वैसे ये हम आपको पहले बताया कि ना ये एक परसेप्शन है। अगर वो परसेप्शन के हिसाब से मार्केट चलता है या चीज़ें चलती हैं तो नेचुरली ये थोड़ा सा लंबा गेम चलेगा। अगर वो परसेप्शन कहीं ना कहीं मिस होता है या सस्टेन नहीं कर पाता है तो थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड के लिए चलेगा। सर, वैसे एक रिपोर्ट पिछले हफ्ते हम लोग पढ़ भी रहे थे, उसमें बताया गया था कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो दुबई से थोड़ा सा हट के अब धीमे धीमे इंडिया हो गया या फिर कनाडा होगा, थाईलैंड हो गया, वहाँ पर थोड़ा सा निवेश करने की मतलब एक तरह से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सेफ मार्केट है। क्या इस वजह से भी ये जो हम लोगों ने हाई देखा है, जो इन्वेस्टमेंट देखा, क्या वो भी एक रीज़न लग रहा है आपको? वही रीजन है बेसिकली। देखिए, डिमांड कहाँ से आएगी? अगर वर्ल्ड में जो लोगों का रुझान किसी पर्टिकुलर प्लेस पे था जहाँ हम अपना पूरा इन्वेस्टमेंट बिना किसी फियर के, एक सेफ्टी, सिक्योरिटी और सब तरीके से उनको फील होता था कि वो दिस इज डेस्टिनेशन पॉइंट जहाँ कि हम जा सकते हैं, इंफ्रा बहुत अच्छा है और सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। अगर वो एक परसेप्शन वहाँ का टूटता है, बुरी तरीके से टूटता है, और लोगों के अंदर एक फियर आता है कि वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अब तो नहीं ही करना चाहिए और वहाँ का मार्केट क्रैश करता है, तो नेचुरली फिर लोग दूसरा डेस्टिनेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जो प्लेसेस आपने बताए हैं वो उनके प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो सकते हैं, और वो जहाँ डेस्टिनेशन बनाएंगे नेचुरली वहाँ प्रॉपर्टी प्राइसिंग में जम तो आना है, क्योंकि एकदम से डिमांड आएगी, लोगों को चाहिए, जगह चाहिए। जो इतने सारे ऑफिस वहाँ पे थे, अगर वो अपने शिफ्ट ऑफिस प्लान करते हैं, साल में करते हैं, 2 साल में करते हैं, तो कहाँ जाएंगे? अगर ऐसी डेस्टिनेशन पे आते हैं तो उनको बड़ा सा स्पेस चाहिए, पूरा कंट्री शिफ्ट हो रही है। सर, लेकिन इसमें तो ये भी हो सकता है ना कि जो अनसेफ जगह से यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, जब सारी चीज़ें अनसर्टिनिटी थोड़ी कम हो जाएगी, हो सकता है कि वो यहाँ से निकाल के पैसा वापस उधर चले जाएँ, तो थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है आगे चल के। बहुत टाइम लगेगा उसमें। जो एक फियर आ जाता है ना, उसको ठीक करने में बहुत समय लगता है। तुरंत तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तब तक अगर वो 10 साल भी सस्टेन कर गया, इंडिया वाला सस्टेन कर गया, तो 10 साल में इंडिया की ग्रोथ इतनी हो चुकी होगी कि लोग वापस जाने की सोचेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे उनको कोई डिस्कम्फर्ट है ही नहीं, तो क्यों वापस जाएंगे? बाइंग जोन में है और सेफ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए भी थोड़ा सा यहाँ पर निवेश होता हुआ हम लोग को यहाँ पर दिखा है। और 72% की जो बढ़ोतरी है वो अल्टीमेटली बहुत बड़ी है। आगे देखते हैं ये सस्टेन होती है कि नहीं होती है। चलिए रुक करते हैं तेलंगाना का। तेलंगाना रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक नया पब्लिक ग्रीवियंस एंड गाइडेंसेस यानी कि PGGC शुरू किया है। इसका मकसद रियल एस्टेट से जुड़ी शिकायतों को जल्दी और आसान तरीके से हल करना है। अब घर खरीदने वाले बिल्डर या फिर एजेंट अपनी समस्याएं सीधे इस सेल के जरिए बता सकते हैं। ये सेल लोगों को उनके अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में भी जानकारी देगा ताकि वे ठगे ना जाएं। ये एक तरह का सिंगल विंडो सिस्टम है जहां शिकायतें दर्ज करने, सलाह लेने और समाधान पाने की फैसिलिटी एक ही जगह यहां पर मिलेगी। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, गलतफहमियां कम होंगी और लोगों की समस्याओं का समाधान पहले से ज्यादा तेजी से यहां पर हो सकेगा। सर, नए सिस्टम से जनता की समस्याएं पहले से कितनी तेजी से हल होने की यहां पर आसार आपको दिख रहे हैं? बेसिकली जनता को पता ही नहीं कि उनके राइट्स क्या हैं या रेरा उनकी कहाँ हेल्प कर सकता है। जब से रेरा आया है तब से नेचुरली बहुत इम्पैक्ट आया मार्केट के अंदर। जो बिल्डर्स ऐसे थे जो कि हैंकी पैंकी काम करते थे, जो टाइम पे डिलीवरी नहीं देना चाह रहे थे, केवल सेल ऑफ करना चाह रहे थे चीज़ों को, वो तो मार्केट से वाइप आउट हो गए हैं पूरे। अब जो जेन्युइन डेवलपर बचे हैं जो टाइम पे अपनी डिलीवरी देना चाहते हैं, अपने आप को सिक्योर इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सिक्योर करना चाहते हैं, वो बचे हुए हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, अगर आप कहीं पे छोटी जगह पे जाके कुछ एक डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वहाँ के जो डेवलपर हैं उनका कहना है कि साहब हमारा जो एरिया है उसमें मुझे रेरा नहीं चाहिए,
जबकि रेरा में ऐसा कोई रूल नहीं है। रेरा में तो ये है कि आप कहीं भी 8 यूनिट से ज़्यादा कहीं आप क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो फिर आपको उसमें रेरा चाहिए। तो इस तरह की जो गलतफहमियाँ लोगों को बताते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर रेरा का कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा सेंटर बन जाता है जहाँ से लोग फ़ोन करके सिंगल एक फ़ोन करके कंफर्म कर पाते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट बढ़िया है या नहीं है, तो नेचुरली बहुत सारे लोग इस तरह के फ्रॉड से बच जाएंगे कि जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, पता लगा वो दोबारा से सरकार ने एक्विजिशन में ले लिया, तोड़ ताड़ रहे हैं, वो अनडेवलप्ड एरिया में आ रहा है, तो वो उस तरह की चीज़ों में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। सर, क्या बिल्डर्स और जो एजेंट्स होते हैं उनके खिलाफ भी सख्ती कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकायतें जो होती हैं वो उन्हीं के खिलाफ यहाँ पर आती हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनफैक्ट कुछ समय पहले इस पर टिप्पणी की थी कि बिल्डर्स को यहाँ पर ज़्यादा फायदा पहुँचाया जाता है रेरा की ओर से। हाँ, सो बेसिकली रेरा का जो मेन पर्पज़ था वो जो कंज्यूमर है उसको बचाने के लिए ही था, लेकिन कई बार कंज्यूमर्स भी अगर मान लीजिए रेरा के अनड्यू बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो भी रेरा को ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा ना हो। और डेवलपर अगर कोई ऐसी बात करता है जहाँ की वो नहीं करना चाहिए और जो गलत है, जो ठगने वाली बात है, तो नेचुरली उनको, चाहे वो डेवलपर हों या रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, दोनों को सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, दोनों को पेनल्टी तो लगना ही चाहिए। सर, सिस्टम से वैसे क्या लग रहा है कि जो हमारे जो बायर्स होते हैं उनके अधिकार यहाँ पर और ज़्यादा पहले से ज़्यादा सेफ होंगे, या इसमें थोड़ी सी इफ एंड बट्स आपको कहीं ना कहीं लग रहे हैं कि थोड़ा सा और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है इस पहल में? देखिए, जो अधिकार थे वो तो पहले सुरक्षित थे, लेकिन उसको जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जानकारी नहीं थी, अब वो जानकारी मिलेगी। साथ में अगर वो रेरा में कहीं से कोई कंप्लेन करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट तो आपको देने ही पड़ेंगे। आपकी कंप्लेन में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको देने पड़ेंगे कि आपके साथ कुछ दिक्कत आई है, तभी तो वो एक ऑथेंटिक रिस्पॉन्स वो दे पाएंगे और जजमेंट दे पाएंगे। नेचुरली फ़ायदा होगा, लेकिन आपको जागरूक होना पड़ेगा और आपको रेरा की उस जो फैसिलिटी बनी है उसको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी होएगा। ठीक है, तो एक पहल ये अच्छी है यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि सर ने जैसे बताया कि लोगों को अपने अधिकार यहाँ पर नहीं पता है। रेरा पूरी कोशिश कर रहा है कि आपके जो इंटरेस्ट हैं, आपके जो राइट्स हैं, उनको सेफगार्ड किया जाए, लेकिन थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर आपको भी रखने की ज़रूरत है। इन केस अगर कुछ सोल्यूशन, कुछ प्रॉब्लम जैसे अगर आपको आती है, तो फिर रेरा एक वन स्टॉप सोल्यूशन है कई सारी चीज़ों का। और तेलंगाना जो ऐसे यहाँ पर उन्होंने पहल की है कि वन स्टॉप यहाँ पर एक विंडो दे दी है, जिससे कि आप ऑनलाइन पूरी अपनी जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, उनको यहाँ पर कर सकते हैं और जल्द से जल्द आपका समाधान पूरी करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। चलिए अब लोग करते हैं, वापस आते हैं दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु में ऑफिस किराया पहली बार 100 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति महीने से ज़्यादा हो गया है। इन बड़े शहरों में अच्छी क्वालिटी वाले ऑफिस यानी कि प्राइम लोकेशंस की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उतने नए ऑफिस बन नहीं रहे हैं, यानी मांग ज्यादा है और सप्लाई कम है, इसलिए किराया बढ़ गया है। नाइट फ्रैंक डेटा के मुताबिक 2026 की शुरुआत में अलग अलग शहरों में ऑफिस किराया 2 से 15% तक बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर में ये करीब 105 रुपये और बेंगलुरु में लगभग 100 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गया है। कुल मिलाकर कंपनियों की बढ़ती जरूरत, खासकर बड़े और अच्छे ऑफिस स्पेस की कमी, इन शहरों में किराए को लगातार ऊपर ले जा रही है। सर, क्या आगे भी ऑफिस किराया लगातार बढ़ता रहेगा जिस तरह से बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है? हाँ, देखिए ना, आप ये देख के चलें कि अगर आप एमएनसीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या बाहर की बड़ी कंपनियों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोट करना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के ऑफिस स्पेस क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर आपके पास में अच्छे ऑफिस क्रिएट करेंगे तो उसकी एक कॉस्टिंग होती है, वो कॉस्टिंग के हिसाब से आपको रेंटल लेना होगा। आप अगर हम ऑफिस स्पेस की बात करते हैं तो यूजुअली जो रेंटल का रिटर्न यील्ड आता है हमारे पास में, वो 5 से 7% पर एनम का एक यील्ड हमारे पास आता है। इसका एग्जांपल क्या हुआ कि अगर आपने मान के चलिए कहीं 10 करोड़ की कोई ऑफिस स्पेस लिया हुआ है, तो रफली आप उससे जो अर्न कर पाते हैं तो वो 5 से 7% के आसपास का आप अर्न कर पाते हैं, मतलब 50 से लेकर 70 लाख रुपए के आसपास का आपकी अर्निंग उसकी बन जाती है। सो वो यील्ड जो है वो आपको क्वालिटी के साथ में, अगर आप क्वालिटी बढ़ा रहे हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाती है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो वो यील्ड तो उतना ही रहना है, तो फिर आपके ऑफिस के रेंटल बढ़ ही जाने हैं। सो क्वालिटी के साथ में रेंटल का फ़र्क पड़ता है। कुछ ऑफिस स्पेस तो और भी महंगे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी, एक 5 स्टार क्वालिटी के उनको ऑफिस बनाए हुए हैं, तो वो ऑफिस की क्वालिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन सर, जैसे कि रेंट यहाँ पर बढ़ रहा है, तो कंपनियाँ क्या कुछ वैकल्पिक ऑप्शन यहाँ पर दे सकती हैं, वर्क फ्रॉम होम, या फिर छोटे शहरों में अपने ऑफिस को शिफ्ट कर सकती हैं? ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि ऐसा होगा आगे चल के? बिल्कुल कर सकती हैं। वर्क फ्रॉम होम में बस जो ग्लिचेज आती हैं वो ये आती हैं कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि आपको फिजिकली ही करने पड़ते हैं, वर्क फ्रॉम होम से काम नहीं हो सकता। दूसरे इस तरह के होते हैं कि जो कंपनियां ऐसी हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम में आपको चेक करना पड़ता है कि आपके एम्प्लॉई या स्टाफ टीम मेंबर कैसे काम कर रहे हैं।
कितना कर रहे हैं, जो आपने काम दिया नहीं दिया, कितना काम दिया, डेली काम का साइन करना, वो उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसकी कॉस्ट बियर करना उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो एक वर्क फ्रॉम होम की दो प्रॉब्लम्स बड़ी होती हैं कि एक तो कॉस्ट उसको बहुत ज़्यादा इनकर होती है आपको सब चीज़ चेक करने के लिए, और दूसरा बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि आपको खुद फिजिकल प्रेजेंस के साथ करने पड़ते हैं। उसमें आप नहीं कर सकते कि आप जाके मान लीजिए बार्बर शॉप है तो आप ऑनलाइन कैसे करेंगे। सो वो सम सॉर्ट ऑफ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, जो हाइब्रिड मॉडल है कि कुछ जो आपके स्टाफ होते हैं जो कि आप वर्क फ्रॉम होम से काम करा सकते हैं, कुछ फिजिकली करा सकते हैं, तो इस तरह के मॉडल्स पे नेचुरली काम आएगा। और बहुत सारी कंपनियां इसको अडॉप्ट भी कर रही हैं, और कोरोना के बाद से जो शुरू हुआ था, लेकिन अब वो और हमारे से तेज़ी आएगी, क्योंकि अगर रेंटल बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, सस्टेनेबिलिटी देखनी है लोगों को, तो फिर उनको इस तरह के मॉडल्स में जाना पड़ेगा जहाँ हाइब्रिड मॉडल हो, या वो अपने पूरे ऑफिस को ही टियर 2 और टियर 3 सिटी में शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ की रेंटल हल्के से कंफर्टेबल हो। और जैसे कि हम लोग यहाँ पर ग्राफ पे दिखा रहे हैं, मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक लगातार सभी में यहाँ पर रेट बढ़े हैं। मुंबई में 125 रुपये प्रति वर्ग फुट का आपका भाव यहाँ पर बढ़ा है। उसके बाद दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो 105 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गया। उसके बाद बेंगलुरु 100 रुपये 60 पैसे, पुणे 80 रुपये 90 पैसे के अराउंड, हैदराबाद में 77 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग फुट रेट चल रहा है। चेन्नई की अगर बात करें तो फिर 74.5 रुपीज़ का यहाँ पर भी रेट हो गया है। उसके बाद कोलकाता 48.30 पैसे। उसके बाद अहमदाबाद में 42 रुपये तक आपके जो भाव हैं, जो ऑफिस स्पेस की अगर जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें उसके भाव यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सर, वैसे अगर हम लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो उससे क्या लग रहा है कि अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार रेंटल स्पेस में इंक्रीमेंट हो रहा है, रेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग क्या इससे थोड़े से और अट्रैक्टेड होंगे और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की तरफ रुख करेंगे निवेश करने के लिहाज से? बिल्कुल, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी की आपका रेंटल बढ़ रहा है तो बेसिकली जैसे हमने आपसे बताया कि यील्ड 5 से 7% होना चाहिए, तो इस तरह से हम जो आपका यील्ड आ रहा है, जो आपको रेंटल आ रहा है, उससे हम प्रॉपर्टी कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपका रेंटल बढ़ रहा है तो आप ये मान के चलिए आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट भी बढ़ रही है। सो अगर रेंटल बढ़ने की चांसेस आपको दिखते हैं किसी एरिया में, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिहाज से भी आप अपनी रणनीति बना सकते हैं, क्योंकि रेंटल स्पेस जो है उसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले कुछ अपने एपिसोड्स में यहाँ पर डिस्कस किया था। वो भी लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा निवेश जो है उसमें भी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो। चलिए रुख करते हैं अपनी आखिरी खबर का। JLL की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत के रियल एस्टेट डेवलपर्स ने 3000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन खरीदी है, जिसकी वैल्यू करीब 54,818 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल के मुकाबले 32% ज़्यादा है। बिल्डर्स बड़ी मात्रा में ज़मीन खरीद रहे हैं ताकि आने वाले समय में वहाँ घर, ऑफिस और अन्य प्रोजेक्ट्स बना सकें। इसलिए भविष्य में बहुत बड़े स्तर पर निर्माण होगा। इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए कुल 92,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ज़रूरत होगी, जिसमें से 52,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा बाहर यानी कि बैंक या निवेशक आदि से यहाँ पर आएगा। ज़्यादा निवेश बड़े शहरों यानी कि टियर 1 में हो रहा है, क्योंकि वहाँ ज़मीन महंगी और मांग यहाँ पर ज़्यादा है। सर, इस आखिरी खबर पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? बिल्कुल, आप ऐसा लेके चलिए कि जो बिल्डर्स हैं, जो अच्छे बिल्डर्स हैं, उन्होंने 2020 के बाद से जो अर्निंग शुरू की है, जो अपने प्राइजिंग का इंक्रीमेंट देखा है, 2025-26 तक उन्होंने बहुत बढ़िया पैसा रियल एस्टेट से बनाया है। तो जो पैसा आया है वो नेचुरली वो चाहेंगे कि वो रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट करके नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग करें और वो प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें, जो लैंड है उसमें इन्वेस्टमेंट करें और आगे इस प्रोजेक्ट्स को फर्दर लेके आएँ। सो दिस इज़ रियली गुड डेवलपमेंट फॉर इंडिया, क्योंकि हमारे पास नीड है, सब कुछ है, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट अभी आने वाली है और लोगों को देखना चाहिए कि कैसे ग्रोथ करनी है। सो उसके लिए लैंड चाहिए और डेवलपर्स अगर उसको ले रहे हैं तो दिस इज़ द गुड न्यूज़ फॉर द मार्केट। तो ये भी एक अच्छी खबर है और ये था पूरा आज का प्रॉपर्टी जंक्शन। सुरेंद्र सर, थैंक यू सो मच, आज आपने समय दिया और तमाम खबरों का आज आपने विश्लेषण किया, हर एक खबर का बारीकी से यहाँ पर एक तरह से डिकोड भी किया और आसान भाषा में हमारे दर्शकों के सामने उसको प्रस्तुत किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच। तो आज का ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अब होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात और खबरों के साथ आएंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।